नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य गोवा है। गोवा एक छोटा राज्य है, तो यहाँ सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, लगभग 62.2%। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। और ग्रामीण हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या लगभग 90% है। ध्यान रखिएगा, यहाँ 10% नगरीय जनसंख्या है। आगे बढ़ते हैं। बुग्याल और पयार क्या है? बुग्याल और पयार जो है घास के मैदान है, और यह नामकरण कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक, और यही घास के मैदान जब कश्मीर के क्षेत्र में जाने जाते हैं उनको कहते हैं मर्ग, जैसे गुलमर्ग, ठीक, सोनमर्ग। आगे बात करते हैं। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में किस नदी पर बनाई गई है? तो जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी में बगलिहार प्रोजेक्ट परियोजना जम्मू कश्मीर में बनाई गई है। ध्यान रखेंगे, ये चिनाब नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है ना। आगे बढ़ते हैं। डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो दोस्तों डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है गोवा में है। ठीक, और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, और यही ये एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे। डाबोलिम एयरपोर्ट कहाँ है? गोवा में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हर फसल के लिए कोई ना कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा। भारत में वह रिसर्च इंस्टीट्यूट आलू के क्षेत्र में कहाँ है? तो आलू के क्षेत्र में है शिमला में। और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आलू अनुसंधान कहाँ है? तो ग्वालियर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहाँ है? ग्वालियर में है। और भारत में कहाँ है? शिमला में है। आगे बात करते हैं। कौन सा अंतःस्थलीय मछली उत्पादन में राज्य प्रथम स्थान पर है? तो अंतःस्थलीय का मतलब क्या होता है? अंतःस्थलीय का मतलब होता है जैसे भारत देश है, तो देश के अंतर्गत, स्थल भाग के अंतर्गत, मतलब देश के अंदर ही कोई राज्य ऐसे झील से, नदी से, तालाब से, इनसे ज्यादा मछली बनाए, उत्पादन कराए, उसको हम क्या कहेंगे? अंतःस्थलीय मछली उत्पादन। और यह यदि जैसे इधर सागर है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, यहाँ से मछली ज्यादा उत्पादन किया जाए, मछली को पकड़ा जाए, उसको बेचा जाए, उसको व्यापार किया जाए, उसको हम कहेंगे सागरीय उत्पादन। तो ये जो पूछा गया है अंतःस्थलीय मछली उत्पादन में, इसमें प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश। और गुजरात यदि पूछे तो ये सागरीय मछली उत्पादन के रूप में फेमस है, पहला स्थान है। सागरीय मछली मतलब इसके अरब सागर पास में है, खंबात की खाड़ी भी है, कच्छ की खाड़ी है, वहां से मछली खुद उत्पादन किया जाता है, तो वहां से होगा गुजरात, अंतःस्थलीय में होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कौन सा एक दलहनी फसल नहीं है? तो दलहनी फसल कौन सी नहीं है? लोबिया है, अरहर है, अरहर को तुअर भी कहते हैं, चना है, मूंगफली नहीं है। मूंगफली कैसी फसल है? तिलहन फसल है, मूंगफली से तेल निकाला जाता है। आगे बात करते हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों ये जो भूगोल में हम दर्रा शब्द, पासेस शब्द पढ़ते हैं, मान लीजिए दो पहाड़ हैं ऐसे, ठीक, और ये पहाड़ी श्रृंखला ऐसे लगातार जा रही है, तो इसका जो ये बीच वाला क्षेत्र, यहां से अगर हमारा रास्ता हो, आने जाने का हम रास्ता बना लें, तो इसी को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं, दर्रा या पासेस। ठीक है, तो ये जो नाथुला दर्रा है ये कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है, और यहीं से भारत और तिब्बत के बीच, चीन के बीच व्यापार होता रहा है। भारत चीन युद्ध के बाद इसको रोक दिया गया था, हालांकि अब फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी के सबसे भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम धातु सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा, ठीक, 8.13%। और यदि तत्व पूछे भूपर्पटी में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन तत्व पूछे तो सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन, यदि धातु पूछे तो एल्यूमिनियम। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। और गोविंद सागर झील जो है भाखड़ा नांगल बांध में, भाखड़ा नांगल बांध जो बनाया गया है सतलज नदी पर, और यह सतलज नदी पर बनाया गया है पंजाब, हरियाणा, ठीक, और हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के मध्य बना है भाखड़ा नांगल बांध, और यही गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाएगी? हिमानी क्षेत्र में पाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये यू आकार की घाटी हिमानी में अपर्दन से बनी आकृति होती है और भी आकार की घाटी जो है नदी अपर्दन से बनती है। ठीक है, भी आकार की घाटी नदी अपर्दन से और हिमानी अपर्दन से कौन सी बनती है? यू आकार की घाटी। बस इतना अंतर ध्यान रखें, हिमानी यू और भी नदी। ये बहुत डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, धौलगिरी पर्वत श्रृंखला किस हिमालय का भाग है? तो धौलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है ये नेपाल हिमालय का भाग है। यही कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलगिरी ये पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, तो नेपाल हिमालय का भाग है। और नेपाल हिमालय कहाँ है? तिस्ता नदी से लेकर कालीगंगा नदी, जिसको हम शारदा भी कहते हैं, इसके नदी बीच का जो भाग है, प्रादेशिक विभाजन है, उसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं। सत्यमंगल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सत्यमंगल टाइगर रिजर्व जो है ये तमिलनाडु में स्थित है और यह टाइगर यानी बाघ रिजर्व क्षेत्र है। बाघ रिजर्व परियोजना भारत में 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, टाइगर को बचाने के लिए 1 अप्रैल 1973 को भारत में कैलाश सांखला एक पर्यावरण जो विद्वान थे, बुद्धिजीवी थे, कार्यकर्ता थे, उनके प्रयासों से ये प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया भारत सरकार द्वारा और उसी में से 50 से ज्यादा टाइगर रिजर्व है भारत में। उसी में से तमिलनाडु में भी एक टाइगर रिजर्व है। ठीक, आगे बात करें, पक्के टाइगर उद्यान कहाँ स्थित है? तो पक्के टाइगर उद्यान, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में और क्या है? और इसके अलावा नामदफा नेशनल पार्क भी है। तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और यही पक्के टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व यानी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं, वन सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा है? मैंग्रोव वन क्या होता है? मैंग्रोव वन दलदली क्षेत्रों में वनस्पति पाई जाती है और उसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ है? तो पूछ रहा है रिपोर्ट में बढ़ा कहाँ है, यानी बढ़ा कहाँ है? तो सबसे ज्यादा बढ़ा है कर्नाटक में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। तो ठीक है, इन तीनों क्षेत्रों में बढ़ा है। सबसे ज्यादा बढ़ा है उड़ीसा में 8%, महाराष्ट्र में 4%, कर्नाटक में 3%। इन ध्यान रखिएगा इन तीनों एरिया को। और टोटल कितना बढ़ा है? तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 17% यह एरिया बढ़ा है। ठीक, तो ये डेटा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट है? तो दोस्तों भारत का जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय इसका नाम क्यों रखा गया है? प्रायद्वीपीय ऐसी भूमि को कहा जाता है जो 3 तरफ से जल से घिरी हो। ठीक है, और यहाँ जो राज्य हैं, यहाँ जो इसके किनारे राज्य हैं, उन राज्यों को हम क्या कहेंगे? तटीय राज्य कहेंगे। और ये जो तट सीमा होगी उसको हम क्या कहेंगे? तट रेखा कहेंगे। तो सबसे ज्यादा लंबा समुद्र तट किसका है? तो गुजरात का है। गुजरात का, क्योंकि गुजरात में ये जो खंभात की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी के अलावा यहाँ खंभात की खाड़ी है, फिर अरब सागर है। तो ये टोटल जो लंबाई है यहाँ तट की, इसको 1200 किलोमीटर मापा गया है, 1200 किलोमीटर प्लस है। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? गुजरात, ये फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वैसे 9 राज्य समुद्र तट में है, 9 समुद्री तट में राज्य में स्पर्श करते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वन आवरण में वृद्धि करने वाला शेष राज्य कौन सा है? तो वन आवरण में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लगभग 640 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में वृद्धि हुई है और ये आंध्र प्रदेश सर्वाधिक वृद्धि किया है। हालांकि सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। लाल चंदन का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो लाल चंदन का वृक्ष एक स्थानिक वृक्ष है जो प्रमुख रूप से पूर्वी घाट में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा ये भारत है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, इसका ये पश्चिमी वाला क्षेत्र, ये पश्चिमी घाट पर्वत है और इधर पूर्वी घाट पर्वत है। ठीक है, ये पूर्वी घाट पर्वत काटा फाटा है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में लाल चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, पूर्वी घाट इसको कहते हैं। आगे बात करते हैं, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय नदी है और जिसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक में है। कहाँ है ये? कर्नाटक में है। कई नदियों का उद्गम भारत है। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से किस राज्य में भूटान की सीमा नहीं लगती है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है जहां से भूटान की सीमा नहीं लगती है, बताएं। तो वह राज्य है मेघालय। ठीक, हमारा जो ये पूर्वांचल का हिस्सा है, ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का, यहाँ जो सीमा है ये है सिक्किम, ये है भूटान। तो भूटान में यहाँ मेघालय है, और ये अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, और ये पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पास असम हो गया, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया सिक्किम, और ये हो गया पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग। इसको चिकन नेक कहते हैं, लगभग 17 किलोमीटर एरिया है। ठीक, यदि ये क्षेत्र ना होता तो इससे हमारा संपर्क टूट गया होता, और भारत चीन जो है इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाना चाहता रहा है। तो इस प्रकार से मेघालय जो है बांग्लादेश से संपर्क में है, लेकिन भूटान से संपर्क में नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। अरुणाचल प्रदेश स्पर्श करता है, असम भी करता है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र भी करता है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु की एक जगह है, और तमिलनाडु में कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान क्या होता है? गन्ना प्रजनन संस्थान का मतलब गन्ना की कई सारी वैरायटी, उसकी किस्में, उनमें रिसर्च किया जाता है और विकास किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? असत्य कौन सा है? तो बताएं इसमें से असत्य कौन सा है? तो पराम्बीकुलम अभ्यारण्य केरल, भगवान महावीर उद्यान, मधुमलई अभ्यारण्य, इनमें से कौन सा? क्योंकि ये दक्षिण भारत के हैं तो थोड़ा सा नाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ध्यान रखें ये है केरल में, भगवान महावीर के नाम से गोवा में, मधुमलई अभ्यारण्य तमिलनाडु में, सही है। वेदांत गल अभ्यारण्य ये गलत है, ये उड़ीसा में नहीं है, तमिलनाडु में है। कहाँ है ये? तमिलनाडु में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच में स्थित है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच यह रेखा 1914 में निर्धारित की गई थी, और 1962 के भारत युद्ध में के बाद भी इस रेखा पर विचार किया गया, लेकिन भारत इस रेखा को मानता है, लेकिन चीन इसको नहीं मानता। लेकिन यह जो रेखा है अरुणाचल प्रदेश में, यानी भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, इसको नाम दिया गया है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ध्यान रखिएगा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उष्ण दबाव का क्षेत्र बन जाता है, और उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मानसून गर्त। मानसून गर्त क्या होता है? तो आपको हमने बताया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब हवाएं चलेंगी और यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वायु जो है हल्की होकर ऊपर चली जाएगी, और वहाँ बादल के रूप में भले बन जाए, लेकिन यहाँ जो एरिया है यहाँ पास टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा, निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, और हवाएं जितना निम्न दाब होगा उतना तीव्र गति से प्रवाहित होंगी। तो यहाँ मानसून गर्त बन जाएगा, मतलब मानसून को खींचने का स्थान बन जाएगा, और मानसून की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश कौन सा है? तो थोरियम क्या है? थोरियम खनिज है, और इसका प्रयोग रेडियोधर्मी क्षेत्र में इसमें परमाणु खनिज के रूप में भी किया जाता है। तो निर्माता देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा होता है भारत में, और भारत में कहाँ सबसे ज्यादा भंडार है? केरल में। तो ध्यान रखिएगा केरल में है इसका ज्यादा भंडार, और ये विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये 100वां